हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सनी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लास में पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जो बोर्ड परीक्षा 2020 है उसका जो हल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 1 से 10 तक के प्रश्न है उनका हल पहले करवा दिया है। अब एक बार फिर से आप उन 10 प्रश्नों का उत्तर एक बार वो दोबारा देख लीजिए। पहला प्रश्न इसमें था आपका, जिसमें आपको कोई फलन दिया गया तो उसमें आपको एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 का मान निकालना था। तो यहाँ पर एफ इनवर्स 8 का मान क्या आएगा, -5 प्लस माइनस √21/2 ये जाएगा, ठीक है ना। और एफ इनवर्स 9 का मान क्या जाएगा आपका 0 और माइनस में 5। निकालने का तरीका बता रखा है मैंने आपको कि जैसे आप एफ इनवर्स 8 का निकालना तो इसके बराबर आप पहले एक्स मानेंगे, फिर 8 बराबर क्या आएगा एफ एक्स आएगा, फिर वो मान रखना इसको सेल करना था, ठीक है ना। 2 नंबर सवाल था, उसमें आपका उत्तर आएगा 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या मेरे पास यहाँ बार तो 2tan था, अंदर यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब था। तो इसमें आप tan इनवर्स x प्लस वाई का रूल लगाते, फिर वो इसे कटता और उत्तर अपना यह जाता। फिर 3 के सवाल में आपको एक का मान निकालना तो कितना आएगा आपका 6 आ रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 4 में बताना आपको कि व्युत्क्रमणीय अवयव है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो ऐसा वर्ग अवयव है जिसके लिए सारणिक का मान क्या हो, शून्य नहीं हो, अर्थात ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0। और अव्युत्क्रमणीय जो अवयव है उसके लिए क्या रहता है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके लिए सारणिक का मान शून्य हो, अर्थात डिटरमिनेंट्स ए इक्वल क्या हो, शून्य हो। फिर 5वां प्रश्न आ रहा है, इसमें आपके पास क्या है, -1 से +1 के बीच में कोई फलन आ रहा है और उस फलन के लिए आपको सिद्ध करना है कि वो आपका वर्धमान न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो इस किस्म करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप एक बिंदु निकालें बीच में जो आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब आप -1 से +1/2 के बीच में जांच करोगे तो आपका फलन क्या आएगा, यहाँ पर ह्रासमान आएगा, यानी एफ डैश एक्स वो लेस 0 आएगा। और जब आप इसके बीच में चेक करोगे तो आपका मान क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो फलन क्या होगा, इसमें तो ह्रासमान हो गया और इसमें वर्धमान, लेकिन इस पूरे के लिए क्या होगा, वो न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान, ठीक है ना। छठे प्रश्न में आ रहा है dx/1 + sin x और इसका समाकलन निकालना था। तो इसमें आप हर का परिमेयन कर लेते, यानी 1 - sin x आप अपने से गुणा कराते, उत्तर आपका इसमें आएगा tan x - x + c। फिर 7 के अंदर को दोनों का आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी इसका सदिश गुणनफल आपको करना है। तो उत्तर आएगा -4a कैप + 20j कैप + 17k कैप। उसके बाद में 8वें प्रश्न में ये 3 बिंदु थे आपके पास, 2 3 4, -1 2 -3 और -4 1 और -10। इसमें आपने पहले ए बी की दिक् अनुपात निकाले, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो ये इसके आएंगे 3 एक साथ आएंगे। इसी तरह बी सी के भी क्या आएंगे 3 एक साथ, और ए सी के भी क्या आएंगे 3 एक साथ, तीनों समान आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके जो तीनों बिंदु आपस में क्या है, सरेख हैं। तो ये देखो आपने अभी 8 प्रश्न पढ़े हैं। अब देखो उसके बाद में आपका 9वां प्रश्न था। 9वें प्रश्न में क्या था वो देखिए आप। देखो आगे जो 9वां प्रश्न था उसमें क्या पूछा था आपने, जो सुसंगत हल है उसकी परिभाषा पूछी। तो इसमें क्या था, वे बिंदु जो सुसंगत हल क्षेत्र में तथा इसकी सीमा परिचित हो वे अवरोधों का सुसंगत हल करना है। जैसे मान लो आपके पास ये इस तरह से, मान लो ये क्षेत्र बन रहा है, बात देखो जैसे ये। अब देखो ये आपके पास क्या सुसंगत क्षेत्र है, तो इसमें एक तो बिंदु आपका ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये 4 बिंदु हो गए। तो ये चारों बिंदु क्या कराएंगे, आपके सुसंगत हल कहलाएंगे, सुसंगत हल। तो एक तो होता है सुसंगत हल, एक होता है आपका इष्टतम हल। अगर आप सुसंगत हल की बात करें तब तो ये चारों बिंदु आएंगे आपके, ओ आ गया, ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। अगर आप इष्टतम हल की बात करेंगे तो जैसे मान लो आपको अधिकतम मान पूछा है, तो इस बिंदु पर मान लो आपका अधिकतम आ रहा है, तो बी बिंदु क्या कहलाएगा, आपका इष्टतम हल कहलाएगा। इसी तरह अगर आप मान लो आपसे न्यूनतम मान पूछा, न्यूनतम मान वाला आपका इस पर आ रहा है, तो ये ओ क्या कहलाएगा, आपका न्यूनतम जो मान है उसके लिए इष्टतम हल कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या पूछा था, सुसंगत हल पूछा था। तो जो सुसंगत क्षेत्र है उसके जितने भी सारे बिंदु आएंगे ना, ये सारे बिंदु हो गए और साथ में इसकी सीमा हो गई, ये सारे क्या कहलाएंगे आपके इसकी इष्टतम हल, जो सुसंगत हल वो इसके कहलाने वाले हैं। फिर देखो 10वां जो प्रश्न आपका है, इसमें पी ए का मान 6/11 है, पी बी का मान 5/11, पी ए यूनियन बी का मान 7/11। तो आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन प्राप्त करना है। तो अब जाते पी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो इसका मान तो 6/11 प्लस में 5/11 माइनस में 7/11। इनको सरल करोगे तो 6 + 5 - 7 यानी 4/11। जो मेरे पास पी इंटरसेक्शन बी है उसका मान मेरे पास कितना जाएगा, 4/11। ये तो आपने पढ़ा अभी 10वां प्रश्न। अब देखो आगे सवाल नंबर 11।
देखिए आगे आपका जो 11वां प्रश्न है, ये तो सवाल आपका क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड इसमें इस बार प्रश्न पूछ लिया गया, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट की तरह इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या लिखा है, एफ तथा जी दो एक एक के अशतक कलर था, जी एफ भी क्या है, एक एक के अशतक कलर है। तो सिद्ध करो कि जी एफ का जो होल इनवर्स ओ बराबर आएगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर। तो देखो यहाँ पर पहले आप मान लेंगे, मैंने फलाना एफ मान लिया क्या, मान लो ये 8 बी आ रहा है, और मैंने जी मान लिया यहाँ पर बी इंटू सी। ये दोनों क्या है, बिल्कुल एक एक की और अशतक फलन है। तो अब देखो जो आपका फलन यहाँ पर जी एफ बनेगा, जी ओ एफ, वो आपका क्या हो जाएगा 8 इंटू सी हो जाएगा। ये आपने को इसके भी रेंज लिख दिए। अब देखो जब आप जी ओ एफ इनवर्स निकालेंगे, यानी आपको बता दूँ कि जी ओ एफ एक एक की आच्छादक फलन है, यानी 1 1 ऑन टू फलन है। इसका मतलब जो जी एफ का होल इनवर्स बनेगा यहाँ पर वो सी एट इंटू ए बनेगा, उल्टा होगा इसका। और अगर आप इसमें देखो एफ इनवर्स निकालोगे तो बनेगा आपका बीटा इंटू ए, और जी इनवर्स निकालोगे क्या बनेगा आपका सी इंटू बी। उल्टी होगी ना इसकी, प्रांत सह प्रांत बन गया, सह गया और इसका प्रांत बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जी एफ इनवर्स बनेगा उसका प्रांत तो आ रहा है सी, और उसका प्रेशर क्या आ रहा है, जो सह प्रांत उसका क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और इसी तरह से जब आप यहाँ पर एफ इनवर्स वो जी इनवर्स प्राप्त करते हैं, तो देखिए इस बार आपका जो एफ इनवर्स है वो तो ये फलन है यहाँ पर, और जी इनवर्स कौन सा, ये फलन है। आपको निकालना क्या है, एफ इनवर्स और जी इनवर्स। तो इसका तो कुछ मिल जाएगा प्रांत काम में, इसका आएगा सह प्रांत, ठीक है ना। तो आपने क्या दिया सी इंटू ए। तो एक बात तो आपने यहाँ सिद्ध कर दी कि जो जी एफ का और इनवर्स तथा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के प्रांत तथा सह प्रांत बिल्कुल क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, सह प्रांत समान है। ये तो आपने इनके जो प्रांत और सह प्रांत है उनको आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब देखो इसमें आपको आगे वाली बातों को अभी सिद्ध करनी है। तो देखिए उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप यहाँ पर जो एफ ए है उसका मान आपने एक बार बी लिख दिया, और जो जी बी है उसका मान एक बार आपने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब इस एफ को उधर भेज दो तो आपका मान ए का क्या जाएगा, यहाँ पर एफ इनवर्स बी आ जाएगा, और बी का मान क्या जाएगा आपका जी इनवर्स सी। तो एक बार पहले आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो इसमें आपको आगे और क्या करना है। अब देखो उसके बाद में क्या कर लिया आपने, एफ ए का मान मान लो मेरे पास बी आ रहा है, जी बी का मान मेरे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो अब ए यहाँ पर वो बनेगा आपका एफ इनवर्स बी, और जी बी बनेगा आपका जी इनवर्स सी। अब देखो जब मेरे को यहाँ पर जी ओ एफ है, अब देखो इसके लिए प्रांत क्या, अभी किस करेंगे आप, ए की तो कर लेंगे जो अपने काम आ रही है। तो ए लिया आपने यहाँ पर, यहाँ जी एफ ही आ गया। अब जी तो आ रहा है एफ ए का मान मेरे पास कितना है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर आपने बी रख दिया, और अब जी बी का मान क्या हो गया आपका सी हो गया। और जब आप जी ओ एफ इनवर्स और इसका और इनवर्स सी लेंगे तो इसको तो उल्टा ही तो करना पड़ेगा ना आपको भी, जी ओ एफ ए बराबर सी आ रहा है, तो इसके लिए अभी उल्टा हो गया आपका। जैसे आपने पढ़ा है ना कि जैसे मान लो मेरे पास जी एफ का मान ये आ रहा है, ए पर सी आ रहा है, और जब आप जी एफ का इनवर्स लेते हो तो ऐसे उल्टा मान आएगा आपका, सी पर क्या आएगा आपका ए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो मान आपका है वो जी एफ इनवर्स सी बराबर क्या आ गया मेरे पास, ए आ गया। ये तो आपने अभी जो बाएं पक्ष है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। ये जो इसकी प्रांत और सहप्रांत इसका यहाँ पर आपने ये प्राप्त कर लिया था, ये दोनों तो आपने वैसे बराबर दिखा दिए। अब जो फलन के मान है वो क्या दिखाने आपको, बराबर दिखाने हैं। अब देखो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एफ इनवर्स ओ जो जी इनवर्स है उसका मान आपको प्राप्त करना है। अब देखो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का मान आप कैसे प्राप्त करोगे, तो देखिए अब इसमें आपको एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर आप जी इनवर्स है तो उसके लिए आपको तो क्या मान निकाला, अपने ये निकाला है जी इनवर्स सी का मान बी आ रहा है, तो आपको यहाँ पर सी मान के चलना पड़ेगा पहले। और आपने लिखा एफ इनवर्स, अंदर आ रहा है मेरे पास क्या जी इनवर्स सी आ रहा है। अब यहाँ एफ इनवर्स तो आ रहा है बिल्कुल सेम। अब जो जी इनवर्स सी है तो देखो जी इनवर्स सी का मान मेरे पास क्या है, बी है, तो आपने यहाँ पे क्या रख दिया है, बी रख दिया है, ठीक है ना। अब जो एफ इनवर्स बी है उसका मान देखो कितना है, ए है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये आपने लिख दिया, तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स है होल सी के अंदर वो मेरे पास मान क्या आ गया है, ए आ रहा है। अब देखो इसका मान भी आपका क्या था, ए आया है, इसका मान भी क्या है, ए आया है। तो आपने लिख दिया समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जो जी ओ एफ का होल इनवर्स है वो किसके बराबर आ रहा है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर। साथ में आपने यहाँ पर इनकी देखो दोनों के प्रांत से प्रांत बराबर दिखाए थे, सी से। तो इस तरह से आपको सवाल को क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी इति सिद्ध। और अगर आप इस सवाल को दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो इसमें देखो आपको क्या मानना पड़ेगा, आपको फलन एफ एक्स मानना पड़ेगा कोई भी। जैसे मान लो आपने एफ लिख दिया, आर्ट इंटू वाले दो कोई भी,
अब आपको एफ एक्स ऐसा मानना है कि वो एक एक की असाधक होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने एक्स मान लिया एक बार, ठीक है ना, क्यों अब एक्स का मान कुछ भी लो, सब मान अलग अलग आएंगे और आपका एक ही भी आएगा और असाधक भी आएगा। और जब आप जी मानते हो तो जी में आपने क्या मान लिया, हर टेंट वार मान लिया आपने फिर से, और जी एक्स आपने लिख दिया क्या, जिसे आपने एक्स प्लस एक मान दिया। तो ये बिल्कुल क्या आएगा आपका एक एक ही असाधक जो फलन है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप इनका जो जी एफ का यूनिट्स है वो आप एफ इनवर्स ओरिजिनल्स के बराबर दिखा के इसको वैसे भी कर सकते हो। वैसे मेनली आपकी ये थ्योरम थी जिसको आपको इस तरह से कंप्लीट करना था। अब देखिए आप आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 12। अब देखिए जो हमारा आगे प्रश्न आता है 12 नंबर, ठीक है ना, इसमें आपको क्या दे रखा है, a-2i बराबर आ रहा है मैट्रिक्स ये। तो देखो इसको कैसे करोगे आप, a-2i मेरे पास आ रहा है कितना, मैट्रिक्स में -1 -2 और ये 3, फिर 2 1 और माइनस का 1 -3 1 और ये 0 आ रहा है। तो यहाँ देखो पहले आपको मैट्रिक्स ए प्राप्त करने पड़ता है, इसलिए आप इस 2 1 को उधर भेजेंगे, यानी -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, यहाँ पर प्लस में 2 ही आ रहा है। अब इसको रखना सेम आपको, फिर आ रहा है 2 1 और माइनस का 1 -3 1 और ये 0, और यहाँ पर 2i का मतलब क्या हो गया, 2 के इंटू में आपको लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1। अब ये तो मेरी सारी सेम मेरे पास, ये 2 1 और ये माइनस का 1 है, ये -3 1 और ये 0, और इसको बना लेंगे आप 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखो पहले आप इन दोनों को जोड़ोगे तो मान क्या आएगा आपका, संगत के साथ संगत जुड़ रहा है तो यहाँ पर आ गया 1, फिर माइनस का 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर माइनस का 1, फिर -3, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। ये आपने मैट्रिक्स ए प्राप्त कर लिया है। अब आप देखो इसमें ए का जब ट्रांसपोज निकालोगे तो पंक्ति कॉलम बनाना आपको, तो 1 माइनस और ये 3 2 3 और ये माइनस का 1 -3 1 और ये 2। और अब आपको प्रश्न में क्या प्राप्त करना है, इसमें ए डॉट ए का ट्रांसपोज वो आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए का मान तो लिखना पड़ेगा आपको, 1 माइनस और ये 3, फिर है 2 3 और ये -1, उसके बाद में है -3 1 और ये 2, और यहाँ पर जो ए का ट्रांसपोज आपके पास आ रहा है वह है 1 2 और माइनस का 3, फिर है यानी -2 3 और ये 1, फिर है 3 -1 और ये 2। अब देखिए जब आप इनको गुणा करते हैं तो गुणा करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करना है, पहली पंक्ति ये है, इसको पहले कॉलम से गुणा कराओगे आप तो मान के आ जाएगा मेरे पास 1 + 4 + 9, फिर दूसरे कॉलम से गुणा कराया आपने इसको तो 2 -6 -3, तीसरे कॉलम से गुणा कराया -3 -2 प्लस का 6, फिर आप देखिए दूसरी पंक्ति का मिली फिर से ही, तो 2 -6 और -3, उसके बाद में 4 + 9 + 1, उसके बाद में -6 + 3 -2, उसके बाद में -3 -2 प्लस में 6, फिर -6 + 3 -2, और उसके बाद में आ रहा है 9 और 1 और ये 4, और इसका मान देखो मेरे पास अभी क्या प्राप्त हो गया है, ये मान 14 और है, ये माइनस के 9 है ना, तो माइनस के 7 बच गए यहाँ पर, फिर प्लस का 1 बच रहा है, उसके बाद ये 9 है तो 2 घट के बच के माइनस के 7 फिर से, और ये हो गए फिर से 14, फिर मेरे पास वापस क्या रहा है माइनस के 8 और प्लस के 3 तो माइनस के 5 बच रहे हैं अभी। फिर यहाँ पर जो मेरे पास मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये प्लस का 1 बच रहा है, और यहाँ पर भी माइनस के 8 और प्लस के 3 तो कितने बच गए, माइनस के 5 बच गए, यानी माइनस के 8 हो गए, 3 आपने कम किया तो माइनस के 5 बच रहे, देखो ये माइनस के 5, यहाँ पर आ रहा मान आपका 14। तो इस तरह से जो आप ये प्रश्न संख्या 12 था उसका आप हल प्राप्त कर सकते हो। तो ये था आपका सवाल नंबर कितने का, 12 का उसका सॉल्यूशन। अब देखो आगे आप सवाल नंबर 13। अब देखिए अगला आपके पास क्या रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है जो है 2x + 5 और बटे रूट में क्या रहा है ये आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो रूट में जब आप इसका अवकलन करते हो तो आपके पास मान क्या आता है 2x + चिन्ह आता है, तो हम क्या करेंगे ऊपर इसको 2x + चिन्ह में अलग तोड़ लेंगे पहले एक बार,
प्लस 2 अलग कर देंगे और ये आपके पास बिल्कुल आ जाएगा बार सेम। अब आप आई को क्या लिखोगे, इसमें तो आप आगे इसका अलग लगा देंगे, यानी 2x+3 के बटे में क्या रहा अभी रूट में x² प्लस 3x प्लस 1 और प्लस में 2 तो यहाँ 12 आ रहा है पहले से, और ये dx इसके साथ यहाँ पर भी dx है, और रूट में आ रहा है मेरे पास x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखो आपको इन दोनों को अलग अलग हल करना है, तो देखो इसके लिए आप इसको पुट कर देंगे, उसका सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार आपने दे दिया i बराबर i1 प्लस 2 i2। अब i1 का मान मेरे पास क्या है यहाँ पर 2x+3 बटा रूट में x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू dx। तो आपने पुट करा दिया x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर आपने टी पुट कर दिया, जिससे अवकलन करने पर मान आपका आ गया 2x+3 dx बराबर dt। अब जो i1 है उसका मान मेरे पास क्या आ गया dt बटा, देखो ये वैसे रूट में तो आप इसको t² भी यहाँ पर मान सकते हो, ठीक है ना। तो मान आपका इसमें आ जाएगा 2t dt, ठीक है। तो ऊपर तो मान आपका इसमें क्या आ जाएगा 2t dt आ जाएगा, और ये रूट में मान आपका t बन गया, वापस इन्हें काट लेंगे आप दोनों को भी। और अब जो आपका मान इसमें आने वाला है वो क्या आ गया 2t प्लस c1 आ गया। अब देखो 2 तो यहाँ पर सेम, और t का मान वापस करके रूट में लिखना आपको वही x² प्लस 3x प्लस 1 और प्लस में c1, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या निकालना है i2 का जो मान आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर i2 का मान मेरे पास क्या रहा है, i2 आ रहा है dx बटा रूट में x² प्लस 3x प्लस 1। तो देखो इसमें आप सीधा पूर्ण वर्ग का रूल है वो लगा देंगे यहाँ पर भी, और पूर्ण वर्ग के रूल में क्या करना आपको x प्लस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 और माइनस में 9/4। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करते हो तो मान आपका आएगा dx बटा रूट में x प्लस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर। इनको देखो सॉल्व करोगे ना तो आपका यहाँ पर मान बन जाएगा कितना, यानी -5/4 बन जाएगा, और आपका मान आ जाएगा i2 बराबर dx बटा रूट में x प्लस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर और माइनस में √5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है वो x² माइनस a का रूट में आता है, उस तरह का फॉर्मूला बन रहा है, और उसका मान क्या होता है आप जानते हैं, और इसका सॉल्यूशन आपका होता है log x प्लस रूट में x² प्लस a², यानी x का मान तो ये है और साथ में ये माइनस a² आपका है, वो से साथ में से क्या √5/2 का होल स्क्वायर प्लस c2। तो बाई 2 का मान मेरे पास क्या आ गया log। अब इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं आपको, सेम एक बार जो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये सेम टू सेम ऊपर वाला आपका वही जो कोष्टक को बनने वाला वापस जा करके कौन सा x² प्लस और साथ में क्या रहेगा प्लस में 3x प्लस 1, ये का ये जो आपका मान वापस बनने वाला है c2 आ गया मेरे पास। अब i1 व i2 का मान आपको समीकरण 1 में वापस रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे रखोगे तो i का मान क्या आ गया, i1 की जगह तो रखना पड़ेगा आपको ये 2 रूट में x² प्लस 3x प्लस 1 और प्लस में साथ में 2 आ रहा है यहाँ पर भी, फिर log और x प्लस 3/2 और प्लस रूट में x² प्लस 3x प्लस 1 और प्लस में c, क्योंकि जो आपका c1 और c2 है ना वो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ये जो मान आपका है उसको बना लेंगे, मतलब जो c1 c2 है वो दोनों मिलके आपका मान क्या बना लेंगे, नया मान आपका c बना लेंगे। तो ये था आपका सवाल नंबर 13 का। अब देखिए आगे 14 नंबर सवाल। अब देखो ये प्रश्न इसमें मेरे पास आ रहा है y बराबर रूट में log x प्लस वापस फिर से रूट में log x, यानी अनंत तक आ रहा है, और मैंने आपको तरीका बताया जब भी आप पास ऐसी कंडीशन आए, यानी अनंत में अगर आप एक छोड़ोगे तो मान तो अनंत रहने वाला है ना। तो यहाँ पर देखो ये आपका मान पूरा y के बराबर है, तो अगर आप इस एक को छोड़ते हो तो मान तो आपको पूरा y बचाना वापस चला, यानी उसको आप क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब इसका आप कर दो अवकलन, तो इसका आप सीधा कर दो, या इसका पहले आप दोनों पक्ष पहले क्या करें वर्ग लेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जैसे आप दोनों पक्ष का वर्ग करोगे तो ये आएगा y² और ये आपका मान log x प्लस y आ गए।
अब कर लो आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करोगे तो ये तो गया 2y/dx, और साथ में इसमें log x का तो गया 1/x और y का हो रहा है dy/dx। अब इसको आप इधर ले आओ तो 2y/dx माइनस में dy/dx, उधर आ रहा है 1/x, ये दोनों कॉमन आ गया बाहर, तो 2y - 1 बराबर है 1/x। अब देखो ये इसके भाग में चला जाएगा तो यहाँ dy/dx का मान क्या आ गया 1/x और 2y - 1। इस तरह से आपको क्या करना है, इसका जो अवकलन है वो आपको प्राप्त करना था। ये था हमारा सवाल नंबर 14 का। अब देखिए आगे 15 नंबर सवाल। देखो अगले जो क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, उसकी बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या मेरे पास, जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर मान लो ये वक्र आ रहा है, ठीक है। इस वक्र का समीकरण है 2x² - y² बराबर 14 आ रही है, और इसका लेना आपको विलंब। मान लो इसका विलंब, ये पहले आपने इसके लिए स्पर्श देखा, ये यहाँ पे कोई बिंदु लिया आपने, ये मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई बिंदु P है, और P पर आपने ये बाद में क्या इसका विलंब लिया, तो इसके ऊपर क्या लंब होता है। इस अभिलंब का आपको समीकरण ज्ञात करना है जो किसके समांतर आएगा। एक रेखा है, ये मान लो रेखा हमारे पास कोई भी इधर से जो है x + 3y बराबर 6, ये बिल्कुल इसकी क्या आएगा, समांतर आएगा। उस अभिलंब का क्या करना आपको, समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर वक्र का समीकरण क्या रहा है, वक्र का समीकरण है 2x² - y² बराबर 14 आ रहा है। तो पहले आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये तो मेरे पास हो गया कितना, 4x - 2y/dx बराबर 0 आ रहा है। अब इसमें 2 को मिले, पहले आप 0 में दो तो 2x - y dy/dx बराबर 0 आ रहा है, और माइनस dy/dx है उसका मान आ रहा है मेरे पास माइनस में 2x, इन्हें काट लो, और जो dy/dx है अब उसका मान आ गया मेरे पास 2x/y। अब देखो ये अभिलंब की प्रवणता नहीं है रखना भी, ठीक है ना, ये प्रवणता तो निकल ही ना अपने भी, ये किसकी है, इस स्पर्श रेखा की है। लेकिन ये जो इस रेखा आपकी ये इसकी प्रवणता किसके समांतर है, इसके समांतर है, तो ये बिल्कुल ये इसके समांतर है। तो आपको निकालनी है अभिलंब की प्रवणता। तो पहले आप निकालोगे यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता यानी इसकी प्रवणता कैसे निकाला, माइनस में 1/dy/dx, तो -1 है यहाँ पर। जो dy/dx का मान मेरे पास आया था 2x/y, तो आपने लिखा 2x/y। इसको सरल करोगे तो इसकी प्रवणता m1 किसके बराबर आ गई है, -y/2x के बराबर। इसको मैंने बार समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है ना। डी मान लो आपकी क्या समीकरण नंबर एल्फा है। अब देखो दूसरा, दी गई रेखा का समीकरण, तो दी गई रेखा का समीकरण वो मेरे पास आ रहा है x + 3y बराबर 6 आ रहा है। इसकी पहले आप प्रवणता निकाल लो, तो लिखोगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये होगा 1/3 dy/dx बराबर 0 आ रहा है। तो यहाँ जो dy/dx है मेरे पास उसका मान आएगा -1/3। तो ये भी मेरे पास क्या है, m2 मान लो इसकी प्रवणता है वो, समीकरण 2। अब देखो ये तो है इस रेखा की प्रवणता, और ये m1 किसकी है, इस अभिलंब की प्रवणता। तो देखो दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है, तो दोनों की प्रवणता भी आपस में क्या होगी, यहाँ पर बराबर होगी, क्योंकि दोनों आपस में समांतर है। जब दोनों आपस में समांतर है तो इनकी प्रवणता, यानी कि जो आपने यहाँ पर ये m1 निकाला है वो तो क्या आपके इस बिंदु P पर, यानी जो P बिंदु आपका वो XY से गुजरा है, तो XY बिंदु पर क्या है उसकी स्पर्श के जो मतलब अभिलंब उसकी प्रवणता है, और यहाँ पर आपने इसकी प्रवणता ये निकाली। तो देखो दोनों का मान है वो बिल्कुल क्या आएगा, समान आएगा, यानी प्रश्नानुसार अभिलंब रेखा के समांतर है, रेखा के समांतर है। जब इसके समांतर है इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास जो m1 वो बराबर है किसके, m2 बराबर आएगा, यानी माइनस का जो y/2x है वो किसके बराबर आएगा, -1/3 के बराबर। अब देखो इन दोनों को आप ऐसे काट देंगे माइनस को सीधा, और मेरे पास जो यहाँ पर 3y है वो बिल्कुल किसके बराबर आ गए हैं, 2x के बराबर आ गए हैं। यानी जो आपने यहाँ पर मान लिखा है वो, उसके बाद इसको आप
वाई की फॉर्म में कैसे लिखोगे, यानी 2/3 अक्स। ये आपने y का अक्ष के साथ एक संबंध प्राप्त कर लिया। हमें तो पहले यहाँ पर बिंदु जो P है अक्ष y उसके दिशा निकालनी पड़ेगी ना। तो ये y का मान पहले हम कहाँ रख देंगे, क्योंकि तो आपकी परवलय है वो भी इस बिंदु से गुजर रहा है, तो इस y का मान आप यहाँ रख दोगे, यानी y का मान समीकरण एल्फा में रखने पर, एल्फा समीकरण आपकी यहाँ पर ये है, यानी 2x² माइनस में y की जगह आ गया 2/3 अक्स का होल स्क्वायर बराबर है 14। ये 2x² माइनस करके हो गया 4x²/9 बराबर 14 आ रहा है। ठीक है ना। अब इसको जो आप आगे सॉल्व करो तो यहाँ पर 9 है मेरे पास लघुत्तम, और ये हो गया आपका 9 दूनी 18x² माइनस का 4x² बराबर 14 है। अब देखो इनको घटाओगे तो मान बचेगा आपका 14x²/9 बराबर 14। अब देखो ये दोनों तो कट रहे इससे डायरेक्ट, इसका मान मेरे पास आ रहा है 9 और x का मान मेरे पास किया गया +-3। ठीक है ना। अब जो यहाँ पे बिंदु बढ़ रहे हैं वहाँ पे देखो 2 बिंदु बढ़ रहे हैं। एक तो बिंदु बढ़ेगा आपका 3 और 9, यानी आप लिख दिए वक्र पर अभिष्ट जो बिंदु आपके पास है वो एक तो क्या रहा है 3। अब देखो ये साथ में पहले आपको y का मान भी निकालना पड़ेगा ना, तो ये x का मान आप वापस कहाँ रख दोगे, या तो वक्र में यानी यहाँ रख दोगे और या पर आप यहाँ रख दोगे। ये मान लो जो आपकी समीकरण नंबर 3 है। ठीक है ना। तो आप लिखोगे समीकरण 3 से जब x बराबर 3 तो y का मान क्या आएगा आपका 2/3 गुणा 3 काट दिया 2 आ गया। जब x बराबर -3 तो y का मान आएगा 2/3 या -3 काट दिया और मान आएगा -2। इसका मतलब अतः वक्र पर जो बिंदु है वो मेरे पास एक तो आ रहा है 3,2 तथा दूसरा मेरे पास क्या रहा है -3, -2। ये 2 बिंदु मेरे पास आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमें देखना है कि इनमें से हमें रखना कौन सा है, दोनों में से या दोनों रखने, वो हमें अभी चेक करने हैं। वो कैसे चेक करेंगे, ये मान आप यहाँ रख के देखोगे, ये प्रवणता अगर इसकी बिल्कुल बराबर आती है तब तो दोनों मान्य है, और अगर इसके बराबर नहीं आती है तो आपका वो एक मान्य है। जिससे आपने पहले लिया 3 और 2 का में लिया, तो यहाँ रखो आप एक बार, यानी -3/2 इंटू जो आप इसमें यहाँ पर, यानी आपका मान x का मान तो 3 है ना, और यहाँ पर y का मान कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, यानी माइनस तो मेरे पास है ही सेम यहाँ पर, और y की जगह आपने रख दिया 2, फिर 2 गुणा ये 3 आ रहा है, कट रहा है -5/3, बिल्कुल इसके मान आ रही है। ठीक है, चलिए तो मानिए आपका जब आपने -3 और 2 लिया तो माइनस तो है ही पहले से, -2 फिर 2 गुणा ये -3, ये कट रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये बटा माइनस का, यानी आपके दोनों बिंदु बिल्कुल क्या आ रहे हैं, मान्य आ रहे हैं। अब जब आप इसमें विलंब का समीकरण बनाते हो तो कैसे बनाओगे आप। अब देखो जो आपके विलंब के यहाँ पर समीकरण होगा वो आपको 2 प्राप्त होने वाले हैं। पहले आप लिखोगे बिंदु 3,2 से जाने वाले अभिलंब का समीकरण, तो y - y0 बराबर, यहाँ पर उसकी प्रवणता आ गई है x - x0, तो y - y0 और इसका बिंदु तो यहाँ पर आ रहा है 2, प्रवणता देखो इसकी क्या थी, ये इसकी प्रवणता थी -3, फिर x माइनस क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इस 3 को आप इधर लियो तो 3y - 6 बराबर आएगा -x + 3, और एक समीकरण क्या हो गया x + 3y और -9 बराबर 0, एक तो तरफ का ये आ रहा है। फिर लिखना पड़ेगा बिंदु -3 - 2 से जाने वाले अभिलंब का समीकरण, तो वो आपके पास क्या देगा y माइनस, इस बार ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, परंतु सेम है -3, फिर x माइनस तो प्लस इन हो गया, ये इधर लियो 3y + 2 बराबर आ गया -x -3, x + 3y और प्लस का 5 बराबर है 0। तो दूसरी जो अभिलंब की समीकरण वो आपने क्या प्राप्त कर ली है, इस तरह से प्राप्त कर ली। अब देखो जो अगला प्रश्न आपका आ रहा है 16 प्रश्न, इसमें क्या लिखा है sin 1x + sin 2x = π/3 है, तो इसमें आपको हल करना है। तो देखो यहाँ पर आप sin 1x + sin y का सूत्र सीधा लेंगे, क्योंकि इसमें आपके रूट 2 जगह आएंगे, इधर आएंगे उधर आएंगे, तो उसको सरल करने में दिक्कत आएगी। तो पहले आप इसको cos से बदल लो, तो ये π/2 माइनस cos 1x π/2 माइनस
cos इनवर्स 2x बराबर आ रहा है पाई बाई 3। अब इन दोनों cos को उधर पे तो उसको आप इधर लियो, तो ये पाई हो गया दोनों जुड़ के, पहले ये माइनस पाई बाई 3, उधर cos इनवर्स x प्लस में आ रहा cos इनवर्स से 2x। अब जो मेरे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x है, ये बराबर आ गया 2 पाई बाई 3। अब इसमें आप क्या रूल लगाओगे, cos इनवर्स x प्लस वाई का रूल लगाएंगे, जो क्या होता है एक्स वाई माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर आ रहा है 2 पाई बाई 3। अब इसको तो उधर भेज दो एक बार आप, ये 2x स्क्वायर माइनस रूट में आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर, उधर आ रहा है कोस 2 पाई बाई 3। अब जो कोस 2 पाई बाई 3 है उसका मान आप अलग से यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे, तो 2 गुणा 180 बटा 3, 3 से कटा, यानी कोस 120 है, इसका मतलब 90 प्लस 30 होता ही है, तो मान साइन 30 आएगा, किसका आएगा माइनस का आएगा, तो ये मान आपका आ जाएगा माइनस में 1 बटा 2। इधर आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब दोनों को आप सेपरेट कर लो, इसको उधर भेज दो, इसको इधर लियो, तो 2x स्क्वायर प्लस का 1 बटा 2, उधर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसमें तो आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये सारा देखो एक ही रूट है ना, तो ये रूट से बिल्कुल बाहर आ गया और यार 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो इधर वाले का वर्ग करने पर मान आ रहा आपका 4x की घात 4 प्लस में 1 बटा 4, और यहाँ पर मेरे पास आएगा 2 गुणा 2x स्क्वायर इंटू मारा है 1 बटा 2 बराबर, इधर आएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x की घात 4। अब देखो दोनों तरफ समान संख्या समान चिन्ह तो काट दोगे आप सीधा। अब यहाँ देखो 2 से 2 भी काट रहे हैं आप, 1 बटा 4 प्लस 2x स्क्वायर, उधर है 1 माइनस 5x स्क्वायर, तो पहले इस 4 को सबसे गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस 8x स्क्वायर, फिर 4 माइनस 20x स्क्वायर, क्योंकि आपने 8 क्या 4 को पहले आपने सबसे गुणा कर दिया है। अब इसको आप इधर लियो, इसको उधर भेज दो, तो 8x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर, उधर आ रहा है 4 माइनस 1, तो 8x स्क्वायर प्लस इधर के कितने हो गए आपके 28 हो गए, उधर आ रहा है 3, ये मेरे पास आ रहा है 3 बटा 28। तो देखो आपने इसको 3 बटा 28 लिख दिया है। अब जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो x का मान क्या आएगा मेरे पास, प्लस माइनस रूट 3 बटा 28, तो प्लस माइनस इसको आप 3 का तो रूट होता नहीं है, इसको आप 2 रूट 7 कर दोगे, और x का मान क्या आएगा मेरे पास प्लस माइनस से 1 बटा 2 रूट 3 बटा 7। तो इस तरह से क्या जाएगा, इसका आपका उत्तर है वो हो जाएगा प्राप्त, और दोनों मान आपके बिल्कुल क्या रहे हैं, मान्य आ रहे हैं। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट आप आगे सवाल नंबर 17। तो देखो 17 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। देखो अगर हम बात करते हैं सवाल नंबर 17 की, तो 17 नंबर में आपके पास ये आ रहा है, यानी आपको इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए सारणी दिया गया आपको, जिसमें आ रहा है 1 प्लस ए, एक 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 प्लस बी, एक फिर एक प्लस सी बराबर आएगा ए बी सी। तो इसको देखो सिद्ध कैसे करोगे, पहले आपने इसमें बाएं पक्ष लिया, जो है 1 प्लस ए, एक प्लस बी और एक, फिर एक और एक प्लस सी। अब इसमें देखो आपको ये कंडीशन लेके आनी है वहाँ पर, तो ये कंडीशन देखो कब आएगी, जब आप देखो इस पूरे में तो आप क्या करेंगे, ए का बाल लगा देंगे, इसमें बी का लगा देंगे और इसमें सी का बाल लगा देंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, साथ में संतुलित भी करना पड़ेगा भी आपको, ठीक है। जब आप इसमें ए का बाल लगाते हो, इसमें बी का बाल लगाते हो, इसमें सी का बाल लगाते हो, तो साथ में संतुलित करना पड़ेगा। यानी आप पहले तो यहाँ पर यानी R1 में तो आपने क्या कर दिया है, ए बटा R1, और R2 में ए बटा बी R2, और R3 में ए बटा सी R3 लगाने पर, और साथ में संतुलित करने आपने यहाँ पर बार ए बी सी भी लिख दिया है। अब जब इसमें आपने एक का भाग लगाया तो क्या माना आपका, ए बटा ए प्लस एक बटा ए, फिर यहाँ 1 बटा बी, ए बटा बी प्लस 1 और 1 बटा बी, फिर ए बटा सी,
ए बटा सी प्लस 1। अब देखो उत्तर में आपको ये लेके आना है, तो ये कब आएगा, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तब आएगा। तो आपने R1 में क्या रूल लगा दिया है, R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाने पर, तो यहाँ ए बी सी देगा बिल्कुल सेम, और ये मेरे पास आ रहा है 1 प्लस 1 बटा ए प्लस ए बटा बी प्लस ए बटा सी, फिर ए बटा प्लस में आप लिखो 1 प्लस ए बटा ए प्लस ए बटा बी प्लस ए बटा सी, फिर आ रहा है वापस क्या 1 प्लस ए बटा ए प्लस ए बटा बी प्लस ए बटा सी। उसके बाद में ये सेम आएगा ए बटा बी प्लस 1 ए बटा बी ए बटा सी और ए बटा सी प्लस 1। अब तो इस पूरे R1 के अंदर से आप इसको कॉमन निकालेंगे बाहर, इन आपको लिखना है R1 के अनुदिश 1 प्लस ए बटा ए प्लस ए बटा बी प्लस ए बटा सी उभयनिष्ठ लेने पर। और जैसे आप इसको उभयनिष्ठ लोगे तो यहाँ देखो मेरे पास बाहर ए बी सी तो रहेगा सेम, पहले से एक बार कॉमन आ गया 1 प्लस ए बटा ए प्लस ए बटा बी प्लस ए बटा सी, और सारणी का मान आ रहा है 1 1 1, फिर ए बटा बी प्लस 1 ए बटा बी और ए बटा सी और ए बटा सी प्लस 1। अब देखो मैं इसको 0 बना लूँगा, इसको 0 बना लूँगा, कैसे, इसमें से घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तो मैंने C1 में क्या लगा दी, C1 माइनस C2 तथा C2 में C2 माइनस C3 लगाने पर, तो यहाँ तो रहेगा ए बी सी 1 प्लस ए बटा ए बटा बी ए बटा सी, और यहाँ तो देखो मेरे पास मान क्या आ गया, ये तो 0 आ रहा है, ये माइनस का 1 0 ये 0 ये 1 ये माइनस का 1 और ये ए बटा बी ए बटा सी प्लस 1। अब इसका आप क्या करेंगे, R1 के अनुदिश आप इसका कर दो प्रसरण करने पर, जैसे प्रश्न करोगे यहाँ ए बी सी और बाद में ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस ए बटा ए प्लस ए बटा बी प्लस ए बटा सी, और प्रसरण करने को मान किया आपको एकदम 0 आ रही पहले से, अब 1 इंटू में आएगा प्लस का 1 माइनस 0 आएगा, और बिल्कुल आपका आंसर क्या हो गया ए बी सी 1 प्लस ए बटा ए प्लस ए बटा बी प्लस ए बटा सी, तो गुणा में 1 आ रहा है, अब 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये सेम ए बटा बी ए बटा सी बराबर RHS। तो आपको इसमें ये सिद्ध करना था। तो आज हमने ये 17 क्वेश्चन है उनका अध्ययन किया है। बाकी अब जो आपको अभी कुछ देर में नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिलने वाला है, तो उसमें आप सीखेंगे आगे 18 से लेकर जो 30 तक के प्रश्न हैं उनका आंसर और उनका सॉल्यूशन। धन्यवाद। और अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब वैसे कर ले। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।